अच्छा, एक आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है, ऑर्गेनिक के बारे में याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक जिस तरह बुक में दी हुई है ना, उस तरीके से एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ये बात याद में रखिएगा, जिस तरह बुक में दी हुई है एग्जाम में वैसे नहीं पूछी जाती। बुक का कोई भी रिएक्शन एग्जाम में एज इट इज नहीं आया हुआ है। बेसिकली जो अप्रोचेस है ना, जो नॉलेज आप सीखोगे वो पूछी जाएगी, जिसकी कुछ एग्जाम्पल बुक्स में है और कुछ एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछेगा। लेकिन एग्जामिनर चूंकि उसका डिफिकल्ट वर्जन पूछता है, तो इसलिए बुक वाला लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही कुछ और था और ये कुछ और आ गया, और एट अ ग्लांस आपको लगेगा कि आपको आता ही नहीं। समझ रहे? तो घबराना नहीं है। इसीलिए हम क्लास के अंदर हो सकता है कि किसी एक एक टॉपिक को लंबा घसीट दें। मकसद क्या होगा, वो श्योरिटी पैदा हो जाए हर बच्चे के ध्यान में कि भाई ये नॉलेज, ये स्किल मुझे आ गई है। तो ऑर्गेनिक बुक में जैसी दी गई है एग्जाम में वैसे नहीं पूछी जाएगी। एग्जाम में पूछने का तरीका अलग है, और हम जैसे पढ़ेंगे वो बुक वाला तरीका नहीं होगा। हम बुक की पैटर्न में नहीं चलेंगे, हम बुक के वे में नहीं चलेंगे, हम एग्जाम के वे, यानी एग्जाम का टारगेट सामने रख के उसी अप्रोच से टॉपिक को कवर करेंगे। इसीलिए हमारे ऑर्गेनिक के जो सीक्वेंस हैं वो बुक वाली सीक्वेंस नहीं होगी, ना ही उसको पढ़ने का स्टाइल बुक वाला होगा। वो सारा एग्जाम वाले पैटर्न के लिए होगा। ठीक है ना? इसलिए ऑर्गेनिक के नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए अपने रजिस्टर पे। अच्छे से हर एक चीज जहां टीचर कहता है आपको कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, या ये इसमें देखो ये सारी पेचीदगियां हो सकती हैं, ये सारे इसके अंदर हर्डल्स हैं जो बच्चों जिसमें फंसते हैं, तो आपने उन सब चीजों को स्टैटिक बना के मेंशन करना है, ताकि जब आप रिविजन करें, और आप डेली बेसिस पे हर क्लास से पहले अगर 10 मिनट का रिविजन कर लेंगे ना, तो ऑर्गेनिक आपको एंड तक अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहरहाल, तो ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई ताकि आपका माइंड जो है वो रेडी हो जाए ऑर्गेनिक को एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा, सवाल ये कि कितना टाइम लगेगा ऑर्गेनिक कवर करने में? तो ऑर्गेनिक हमारा इंशाल्लाह ताला जनवरी के एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक महीना ही है एक्सक्लूसिवली जिसमें ऑर्गेनिक हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए एक महीना है, एक महीने तक आपने क्या करना है, फिजिकल के ऊपर जितने पास पेपर रह गए फिजिकल को उसको दौड़ाना है, और ऑर्गेनिक का रिविजन करते रहना है। इंशाल्लाह जब जनवरी में एंड होगी ऑर्गेनिक, या फरवरी फर्स्ट वीक में एंड होगी ऑर्गेनिक, फिर हम आपको बल्क में पास पेपर, कुछ प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा साथ साथ, दरमियान में 2-4 सवाल कराता भी रहूंगा ऑर्गेनिक के, ताकि जो मैं सिखा रहा हूं वो बात तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही वो मुझे पता चल जाए। लेकिन उसकी एक्सक्लूसिव जो टॉपिकल बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस हम ऑर्गेनिक खत्म करने के बाद शुरू करेंगे। ठीक है ना? इंशाल्लाह ताला। तो एकदम से एक्सेसिव लॉ जो है ना बर्डन पड़ेगा तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिस का, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल एक एडिक्शन हो जाती है ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करना। ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस बोरिंग नहीं होती, अगर आपको आने लगे तो आपको बहुत एडिक्टिव फील होगा, आप बहुत ज्यादा लग के प्रैक्टिस कर पाओगे। और इसीलिए बच्चे मैं देखता हूं कि 2-2 हफ्ते के अंदर पूरी ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर्स की टॉपिकल P1 P2 सब सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको भी इसी के लिए अपना जहन तैयार करना है। बिफोर दैट आपने फिजिकल को कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री को। ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, पता चला जब ऑर्गेनिक खत्म करके आप फिजिकल पे मुंह दोबारा देख रहे हैं तो फिजिकल आप याद ही नहीं है। ठीक है? दूसरा ये कि जब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी तो 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा आपको, यानी 14-15 दिन का टाइम मिलेगा पास पेपर्स कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद ऑर्गेनिक का ग्रैंड टेस्ट होगा। ठीक है? तो आप इसी हिसाब से अपनी सारी प्लानिंग करेंगे कि भाई ऑर्गेनिक चल रही है, इसका मतलब है जैसे जैसे ऑर्गेनिक एंड की तरफ जा रही है तो ग्रैंड टेस्ट करीब आ रहा है। पूरे ऑर्गेनिक की जो प्रैक्टिस है उसको करने के लिए आपको तैयार होना है, ऑर्गेनिक के अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस करना है। यानी फरवरी एंड होने से पहले ऑर्गेनिक का ग्रैंड टेस्ट हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान करना है, ताकि मार्च के अंदर आप इनऑर्गेनिक का ग्रैंड टेस्ट दें, और फिर फरवरी में जो है आपकी इनऑर्गेनिक चलेगी, और इनऑर्गेनिक काफी छोटी है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक, तो वो मैक्सिमम 20 डेज में खत्म हो जाएगी। तो फरवरी के अंदर आपका सिलेबस हो जाएगा हमारी प्लानिंग के हिसाब से कंप्लीट, और उसके बाद का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक सीरीज के ऊपर चलेगा। ठीक है ना? तो ये सारी बातें मैंने बेटा इसलिए आपको क्लियर कर दी ताकि डे 1 पर आपको ऑर्गेनिक से पहले पता चल जाए कि ऑर्गेनिक में आपने किस माइंडसेट से चलना है। बाकी रेहा आपने पहले से पढ़ी हुई है, तो जहां जहां पर आप पार्टिसिपेट करेंगी मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगर आपको लगे कि आप कुछ नया सीख रही हैं, जैसे आप बॉन्डिंग पढ़ते हुए सीख रही थी, तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपने कुछ नया सीखा। चलें जी, स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले बहुत कुछ डिटेल है जो हम नहीं पढ़ रहे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं जो आज फॉलो होता है।
और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते किसे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं दो वर्ड्स के जरिए, इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या कहा मैंने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हुमैरा तुम्हें आवाज आ रही है? हुमैरा जी सर आ रही तुम आ रही ड्रॉप हो गई थी क्लास से? जी सर, मेरे नेट का इशू हो रहा था, अब चल रहा है। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी और आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप दो कीवर्ड्स में डिफाइन कर दें तो वो दो कीवर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या है? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या मतलब हुआ? समझने का गेम है, सारा समझना है बस। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव क्या मतलब है भाई? हाइड्रोकार्बन हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। जिसमें सिर्फ क्या हो? बोलते जाओ बेटा। हाइड्रोजन कार्बन। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है। यानी अगर मैं तुमसे कहता हूं वरा कि CH4 क्या हाइड्रोकार्बन है? यस और नो? यस सर। रेहा, क्या C6H6 हाइड्रोकार्बन है? यस और नो? यस सर। आयशा, क्या C6H12O6 हाइड्रोकार्बन है? यस और नो? No, sir. व्हाई? Because it has oxygen. वेरी गुड। तो सिंपल रीजन है कि जिस कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है हम उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पहला क्या कहा हमने कि हाइड्रोकार्बन की स्टडी। अच्छा, दूसरा लफ्ज क्या है? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव कहते हैं हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स। तो असल में ऑर्गेनिक को आप एक ट्री की तरह इमेजिन कर लो इसको ना। वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना एक इसको प्लांट केमिस्ट्री कहते हैं। प्लांट इस रेफरेंस में कहते हैं कि ऑर्गेनिक का पूरा जो कनेक्शन है ना वो एक ट्री की तरह है जिसकी रूट्स जो है ना वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रूट्स हैं, रूट्स। और उसी हाइड्रोकार्बन के जरिए आप फिर सैकड़ों हजारों कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जिनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो दो वर्ड्स में पूरा हो जाता है कि इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स यानी उनसे बनने वाले। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोकार्बन्स यानी ये तो समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन्स इसका मतलब है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मदर का रोल प्ले कर रहे हैं, एक रूट का रोल प्ले कर रहे हैं, और बाकी जितने भी कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से बन रहे हैं उनसे ड्राइव हो रहे हैं यानी उनके रिएक्शंस में फॉर्म हो रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक ही हैं लेकिन उनको हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इस रेफरेंस के साथ मैं हाइड्रोकार्बन से बात शुरू कर रहा हूं। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। जब मैं वर्ड लिखता हूं हाइड्रोकार्बन तो क्या आप सबको क्लियर है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? यस सर। तो हाइड्रोकार्बन आर रूट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अब मेरे बच्चे, चूंकि हम ये कह रहे हैं कि ये रूट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस रूट को अच्छे से समझें। बिकॉज जब हमें हाइड्रोकार्बन समझ में आएगा तो फिर हम इसको रिलेट कर सकेंगे ना उधर आगे। ये सुनो, हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री समझ में आएगी तो फिर हम ड्राइव कर सकेंगे ना कि हाइड्रोकार्बन से बाकी कंपाउंड्स कैसे ड्राइव होते हैं। क्या ख्याल है उधर? यस सर। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन को पढ़ना इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन वाइज तो हमें समझ में आ गया। अब आज समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन में आता क्या क्या है। ये इन जनरल तो हमने क्या दिया कि हर कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है वो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हाइड्रोकार्बन की क्या कोई टाइप होती है? हाइड्रोकार्बन की क्या कोई क्लासिफिकेशन होती है? हाइड्रोकार्बन की क्या कोई वैरायटी होती है जिस पर ऑर्गेनिक बेस करती है? यस, बिल्कुल होती है। हाइड्रोकार्बन विच आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली are majorly categorized into two types. Are majorly categorized into, बोलते जाना है बेटा। हुमैरा, आयशा, रेहा, फातिमा, क्या नाम है, नरमीन, बोलते जाना है बेटा, बोलने के पैसे हैं। वरा, जी सर। मुंह बंद करके नहीं बैठना है, बोलते जाओ। तो हाइड्रोकार्बन की कितनी कैटेगरीज हैं बोलो भाई? टू कैटेगरीज, ठीक है जी। व्हाट आर दोस टू कैटेगरीज?
कि जितने भी कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी जो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, वो या तो एक कैटेगरी में लाई करेंगे या दूसरी में। वो कौन सी कैटेगरीज है? नंबर 1 is saturated category of hydrocarbon, and number 2 is unsaturated category of hydrocarbon. तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये मैंने बुक की सीक्वेंस में स्टार्ट नहीं किया है, ऑर्गेनिक की बेसिक से स्टार्ट किया है, तो इसलिए यहीं से तुम्हारी ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है। और कॉन्सेप्ट को ऐसे ही बिल्ड करो ताकि हर एक बात अच्छे से समझ में आए। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा जी, अब एक बात और भी बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा कि हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। और आप ओ लेवल से पढ़कर आए हैं कि इसमें जो की रोल है वो किस एलिमेंट का है? कार्बन का। यस और नो? Yes, sir. और कार्बन की अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज याद हो तो कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है। क्या मतलब होता है रेहा टेट्रावैलेंट का नरमीन? कि कार्बन एक वक्त में 4 बॉन्ड बनाता है। यस और नो? Yes, sir. कार्बन एक वक्त में 4 बॉन्ड बनाता है। आयशा, कार्बन की भूख कितनी है? 4 बॉन्ड की भूख है। कोई मसला तो नहीं है इसमें? No, sir. No, sir. अब हम लोग बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब जब मैं लिखूंगा तो आप बात समझ पाएंगे कि आपने ये पढ़ा है कि दो एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनते हैं तो या तो वो बॉन्ड बनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए ब्रीफ कर दूंगा, और या बनते हैं पाई बॉन्ड। याद है भाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ा हुआ है हमने? जी, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिनको नहीं याद है अभी उनको भी बताऊंगा। सिग्मा और पाई, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, कार्बन जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। आपने पढ़ा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आपने पढ़ा है फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जी, sir. और आपने पढ़ा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, ये बनता है हेड टू हेड ओवरलैप से। हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी अगर मैं तुम्हारे सामने होता तो इशारे से बताता कि दो ऑर्बिटल जब एक दूसरे को मजबूती से ओवरलैप करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा कहलाता है। यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड में आप देखो दो बॉन्ड है। पहला जो बॉन्ड है वो तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ही बनता है, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है डबल का, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से नहीं बनता, बल्कि ये बनता है साइडवेज अट्रैक्शन से। क्या हुमैरा और आयशा को बात समझा पा रहा हूं मैं? कि जब दो एटम बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, हुमैरा, आयशा, तो वो आइडियली कैसे बॉन्ड करना चाहते हैं? मजबूती के साथ, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जब वो मजबूती के साथ बॉन्ड करते हैं, कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और जब वो साइडवेज अट्रैक्ट करते हैं तो वो अट्रैक्शन चूंकि लूज होती है, तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो कमजोर होता है और उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्डिंग में तफसील से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? तो अब बताने का जो यहां पर मकसद है वो क्या है? इन फजूल चीजों, ये तो ऑलरेडी हम बॉन्ड में पढ़ चुके हैं। बताने का मकसद ये है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि डबल के अंदर पहला वाला बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा वाला बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पहला वाला बॉन्ड अभी भी सिग्मा होता है, जबकि दूसरा और तीसरा बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। क्या ये बात समझ में आई कि दो एटम्स के दरमियान, आयशा और हुमैरा खास तौर से तुमसे जवाब चाहिए बेटा, कि दो एटम्स के दरमियान पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। डबल जब बनने जाएगा तो अब जो दूसरा बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा नहीं होता, वो मजबूत वाला बॉन्ड नहीं होता,
बल्कि वो एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह जब ट्रिपल बनता है तो पहला वाला अभी भी सिग्मा होता है, लेकिन पहले के बाद जो बॉन्ड बनते हैं वो सिग्मा नहीं होते, वो पाई होते हैं। बॉन्डिंग में हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये बात जी सबको सर। समझ में आती है? Yes, sir. तो अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है रेहा। अब कार्बन या कोई भी एलिमेंट अगर उसकी 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है तो वो क्या चाहेगा कि उसके चारों के चारों बॉन्ड कैसे बने, सिग्मा या पाए? है कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का मतलब ये नहीं है कि एक में वैलेंसी पूरी होगी और एक में नहीं होगी। देखो कार्बन की अगर वैलेंसी 4 है, वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड, दोनों केसेस में 4 ही बॉन्ड बनाएगा। फर्क इतना है कि जब उसके 4 के 4 बॉन्ड सिग्मा बने, 4 के 4 बॉन्ड सिग्मा बने, मजबूत वाले बने, तो हम कहेंगे कि उसकी वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गई है। और जब हम देखेंगे कि उसके 4 बॉन्ड तो बन रहे हैं लेकिन वो सारे सिग्मा नहीं है बल्कि उनमें पाई बॉन्ड भी आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हम उसकी वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हुई। समझ में आ रही है बात? एक वर्ड है वैलेंसी कंप्लीट ना होना। अगर वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी फिर तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा ना भाई। अगर 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है तो ऐसा थोड़ी होगा कि 2 बनाएगा 2 छोड़ देगा, बनाएगा वो 4 ही, लेकिन डिपेंड इस बात पे करेगा कि वो उसने चारों बॉन्ड सिग्मा बनाए हैं या उनमें पाई भी आ रहे हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सैचुरेट हो जाए, भर जाए, मुकम्मल हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे भरा? ये वो हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें कार्बन एटम की जो वैलेंसी होगी वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होगी ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। यस और नो? यस। Yes, sir. कार्बन का पेट मुकम्मल तौर से आयशा, हुमैरा, राहिला, सॉरी रेहा, उजैर, नरमीन, जी कार्बन का पेट मुकम्मल तौर से सिग्मा बॉन्ड से भर जाएगा। तो those hydrocarbons in which all the valencies of carbon atom is completely satisfied are called saturated hydrocarbons। ठीक है जी। जबकि अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे अगर आप खुद रिलेट करें इससे, तो those hydrocarbons in which valency of carbon atom is not completely satisfied। not completely satisfied का मतलब क्या है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, कि वैलेंसी 4 तो पूरी होगी लेकिन पाई बॉन्ड की वजह से कंप्लीट सेटिस्फेक्शन का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। Yes, sir. ठीक है, हो गया। Yes, तो sir. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन लिख लिए बेटा। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड्स are called saturated hydrocarbons, and जिसमें are not completely valency of carbon atoms are not completely satisfied due to presence of pi bond is called unsaturated hydrocarbons। यहां तक कोई क्वेश्चन है रेहा? कोई बात ऐसी जो मैंने गलत बोल दी हो रेहा? No, sir. चले, अब हमें समझ में आ गया उजैर कि हाइड्रोकार्बन्स 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के। इसका मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स की हो गई और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की हो गई। एक सैचुरेटेड के डेरिवेटिव्स की हो गई और एक अनसैचुरेटेड की डेरिवेटिव्स की हो गई। अच्छा, जब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो अब क्या है, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चले जाएं। हमें समझ में आ गया कि सैचुरेटेड होते कौन से। अब एक स्टेप और आगे चले जाएं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो एग्जांपल है वो है क्लास ऑफ अल्केन्स। आप ओ लेवल से पढ़ के आए, क्लास ऑफ अल्केन्स। याद रखना अल्केन एक वर्ड नहीं है, ये तुम्हें ओ लेवल में पता नहीं बताया गया नहीं। अल्केन 2 वर्ड्स हैं। अल्क कहते हैं कार्बन को, अल्क किसे कहते हैं? कार्बन को। कार्बन के लिए जो जनरल वर्ड लैटिन में इस्तेमाल होता है वो है अल्क, और एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। तो क्या मतलब बना अल्केन का? कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन सारे के सारे कौन से बॉन्ड के साथ हो? बोलो बेटा। Sigma. सिंगल बॉन्ड्स के साथ हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा होता है। आयशा, हुमैरा, बात समझ में आती है? सिंगल बॉन्ड सारे कैसे होते हैं? सिग्मा होते हैं। जी तो सर। कार्बन जहां सिंगल बॉन्ड्स के साथ जी। होगा उसे हम अल्केन कहेंगे। ठीक है जी। जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर उजैर 2 एग्जांपल्स आ जाती हैं। अल्क यानी कार्बन विद डबल बॉन्ड
ईन किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड को। अल्क अगेन किसको कह रहे हैं? कार्बन को। ईन कहते हैं डबल बॉन्ड को। और इसी तरह तीसरी अल्क और आइन, YNE आइन, अल्काइन। तो सैचुरेटेड कैटेगरी में हमारे पास एक एग्जांपल आती है अल्केन की, और अनसैचुरेटेड कैटेगरी में दो एग्जांपल्स आ जाती हैं अल्कीन और अल्काइन की। कार्बन विद, बोलो बेटा, कार्बन विद, यहां क्या होगा? डबल बॉन्ड, और यहां कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड। और इसका मतलब ये कहीं पर भी नहीं है कि सारे बॉन्ड डबल हो, सारे ट्रिपल हो। अगर एक बॉन्ड भी डबल हो गया तो पाई आ गया या नहीं आ गया? बोलो भाई, अगर एक बॉन्ड भी डबल हो गया जी तो पाई सर। बॉन्ड आ गया। और जब पाई बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेशन क्रिएट हो गई या नहीं हो गई? हो गई। तो इसका मतलब जी सर। ये कहीं पर भी नहीं है उधर कि सारे बॉन्ड डबल होंगे तो अल्कीन कहलाएगा। अगर 100 बॉन्ड हैं और 100 में से एक डबल है तो ये अल्कीन है, ठीक है। अगर 100 बॉन्ड है और 100 में से एक भी ट्रिपल है तो ये अल्काइन है। यहां तो कोई क्वेश्चन? सर नो आपने सर। सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या बताई थी? अभी दोबारा बता रहा हूं दीजिए। बेटा, एक मिनट मुझे, लेट मी कंप्लीट। अल्काइन का डिस्कशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अल्काइन का डिस्कशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि अल्काइन का डिस्कशन केमिस्ट्री के हिसाब से वैसा ही है जैसे अल्कीन का है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम सैचुरेटेड कैटेगरी से एक क्लास की बात करते हैं जो क्या है? अल्केन है। और अनसैचुरेटेड कैटेगरी से एक क्लास की बात करते हैं जो अल्कीन है। यानी एक सिंगल बॉन्ड वाली है और एक डबल बॉन्ड वाली है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला है अनसैचुरेशन के अंदर ही, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि सिलेबस में नहीं हुई भी। ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई। जहां तक ताल्लुक, किसी ने पूछा डेफिनेशन, तो भाई डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच carbon atoms are attached with single covalent bonds only are called alkanes. Those saturated hydrocarbons in which carbon atoms are attached with single covalent bond only. सिग्मा का वर्ड यहां पर आप खा जाओगे, सिंगल कोवेलेंट पे ले आओगे, क्योंकि अल्केन में अल्क और एन का मतलब क्या है? कार्बन विद सिंगल। हमें बैकग्राउंड में मालूम है कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा होता है। उजैर बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जी सर आ रही है। मजेदार आ रहा है समझ में या मुश्किल लग रहा है? नहीं सर, सारी ओ लेवल वाली डिस्कशन है। क्या बात, ओ लेवल में लगता है किसी बम्बार्ड टीचर से पढ़ा था तुमने? जी सर। अच्छा, उसके बाद आ जाओ अल्कीन पे। तो अल्कीन में क्या लिखेंगे नरमीन? कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट आर कॉल्ड अल्कीन्स। यहां तक बात समझ में आती है बेटे बच्चे? जी सर। अब मुझे एक बात बताओ आयशा, हुमैरा, नरमीन, रिया, रेहा में से, कि जब आप ये कहते हैं कि कोई हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है तो इससे क्या आता है जहन में कि वो कंप्लीट हो गया? यस और नो? Yes, sir. और जब आप Yes, ये जहन sir. में लाते हो बेटा कि वो कंप्लीट हो गया है, हुमैरा मुझे बताना, जब मैं ये कहता हूं कि उसका पेट भर गया है तो तुम्हें इससे क्या सेंस मिलता है? स्टेबिलिटी का कि अनस्टेबिलिटी का? स्टेबिलिटी का। तो क्या मैं पहला पॉइंट रेहा आपकी इजाजत से लिख सकता हूं कि अल्केन्स आर जनरली स्टेबल कंपाउंड्स? Yes, sir. हाइड्रोकार्बन की अगर मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को कंपेयर कर रहा हूं, देखो कॉन्सेप्ट की ब्यूटी देखो कि जब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया खुद ड्राइव करोगे कि अल्केन्स क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, स्टेबल होने चाहिए, तो दे आर स्टेबल। और जब दे आर स्टेबल तो दे शुड बी हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव? लो रिएक्टिव। भाई जब वो स्टेबल हो गए तो उन्हें रिएक्ट करने की बहुत तेजी के साथ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब वो ऑलरेडी स्टेबल हुए हैं तो उसूली तौर पे वो रिएक्ट नहीं करते। और यही हम देखते हैं कि बहुत सारे अल्केन्स नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट करते ही नहीं है, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं रिएक्ट करते, उनको जबरदस्ती करनी पड़ती है, फिर रिएक्शन होता है, ठीक है जी। तो दे आर लो रिएक्टिव। जबकि अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम डबल बॉन्ड के लिए कहें तो डबल बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से एक वीक लिंक मौजूद है, और जब वीक लिंक मौजूद है तो हम क्या कहेंगे? दे आर स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल। और फिर इनकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू अल्केन ज्यादा होगी कम होगी? सर हाई रिएक्टिव।
अच्छा, मुझे एक बात बताओ रेहा कि ये जो डबल बॉन्ड वाले हैं ये चाहते क्या हैं? इनमें जो अनस्टेबिलिटी है वो किस वजह से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Pi bond. पाई बॉन्ड। और अब मुझे वरा तुम बता दो कि ये पाई बॉन्ड वीक लिंक है, तो ये क्या चाहेंगे कि पाई बॉन्ड को रखें या तोड़ दें? तोड़ दें। और तोड़ के किस में कन्वर्ट कर लें उजैर? उजैर किस में सिग्मा कन्वर्ट? में। सिग्मा में। क्या ये आयशा बात समझ में आती है आपको कि भाई हुमैरा और आयशा ये बात समझ पा रहे हो कि भाई दे वांट जी कि दे आर अनस्टेबल ड्यू टू पाई बॉन्ड, तो अब वो चाहेंगे क्या कि पाई बॉन्ड को तोड़कर किस में कन्वर्ट कर लें? सिग्मा में। देयरफॉर दे रिएक्ट। और अब ये बात कितनी इंपॉर्टेंट देखो, समझो कि जब ये चाह रहे हैं कि पाई बॉन्ड को तोड़ के सिग्मा बना लें, जब ये सिग्मा बना लेंगे तो असल में ये अल्कीन नहीं रहेंगे, क्या बन जाएंगे? अल्केन। यस और नो? यस Yes, sir. तो क्या मैं लिख Yes, sir. सकता हूं कि अल्कीन रिएक्ट्स टू बिकम अल्केन्स? बोलो ना भाई, जब सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे डबल बॉन्ड टूट जाएगा जब ड्यूरिंग रिएक्शन, बिकॉज भाई दे वांट कि डबल बॉन्ड तोड़ दें। जब डबल बॉन्ड तोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड किसकी पहचान है? अल्केन की कि अल्कीन की? अल्केन की। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भाई ये अल्केन जो हैं, अल्कीन जो हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं तो पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जब फॉर्म हो जाएगा तो मैं ये लिख सकता हूं कि दे विल बिकम अल्केन्स। यस और नो? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर जब अल्काइन रिएक्ट करेंगे तो पहले अल्कीन बनेंगे या फिर अल्केन डायरेक्ट बन जाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। ये होता है कॉन्सेप्ट। अल्काइन जब रिएक्ट करेंगे तो पहले वो अल्कीन बनेंगे फिर अल्केन बनेंगे। रिएक्शन एंड अल्केन पे होगा, ठीक है? ओके सर। क्योंकि अल्काइंस तो और ज्यादा हाई रिएक्टिव होंगे ना, उसमें तो दो पाई बॉन्ड है, तो इसलिए वो रिएक्ट करके पहले एक तोड़ेंगे फिर दूसरा तोड़ेंगे और फिर आखिर में अल्केन ही बन जाएंगे। तो समझ में ये आया कि आखिरी मेराज, आखिरी पॉइंट कहाँ है हर हाइड्रोकार्बन का? अल्केन। कि वो चाहता है कि उसके सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएं, यानी वो अल्केन बन जाए। कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक?